आपने सर प्रॉपर्टी में एक्चुअल में पैसा कमाया, लाखों नहीं करोड़ों पैसा कमाया है। मैं जो देख रहा है वो पैसा कमा सकता है इतना जितना आपने कमाया? सर क्यों नहीं कमा सकता? हर कोई कमा सकता है। और इसके लिए सिंपल सी चीज है, कभी भी के भरोसे मत बैठो। प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर रहे हैं तो संदीप जी मैं आपको बताऊं कि आज की डेट के अंदर यदि हम इंडिया की बात करें या बाहर भी बात करें, जितने भी बिलियनियर्स हैं उसमें से 95.78% जो बिलियनियर्स है वो प्रॉपर्टी में ही बनते हैं। आज भी बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ, पाँव में जूते भी एलवी के पहनता हूँ तो घड़ी भी रोलेक्स की पहनता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, न पहले थी। सर फ्लैट जो भी आदमी लेता है रहने के लिए अच्छे हो सकते हैं संदीप जी, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी फ्लैट अच्छे नहीं होते। अपना घर मत लीजिए, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है अपना घर लेना। तो क्या ये सच्चाई है सर? थोड़ा सा बुरा तो लगेगा, लेकिन ये जो बोलते हैं ना, सबसे बड़े बेवकूफ लोग भी वही होते हैं। रियल एस्टेट फ्लक्चुएट कर सकती है, लेकिन एक टाइम के बाद यह शाश्वत सत्य है कि एक ना एक दिन प्रॉपर्टी और इंसान का ऊपर जाना तय है। उसको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई ऐसी मिस्टेक्स बताइए आप जो जनरली इंसान प्रॉपर्टी लेते वक्त या इन्वेस्ट करते वक्त करता है। प्रॉपर्टी लेते वक्त अगर आप कमाना चाहते हो तो ओपन लैंड में इन्वेस्ट करो। मिलेनियर की तो मैं बात ही नहीं करता। मिलेनियर तो आजकल क्या है, हर कोई मिलेनियर ही है। हम तो बिलियनियर की बात करते हैं सर। बिलियनियर अगर आपको बनना है, इसका मतलब किसी की आज की तारीख में हिम्मत नहीं है कि मुझे जीरो कर दे। और दूसरी बात, आप करोड़पति की बात कर रहे हो, मैं ऑलरेडी अरबपति हूँ। दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी के बारे में। जी हाँ, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है जिनका नाम अवनीश बैद जी है, जिन्होंने एक्चुअल में प्रॉपर्टी से पैसा कमाया है। और थोड़ा बहुत पैसा नहीं कमाया, बहुत सारा पैसा कमाया है। तो मिलते हैं सर से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो जय श्री राम। कैसे हैं आप? थैंक यू संदीप जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने बुलाया उसके लिए थैंक यू। सर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। आप इतनी दूर से हमारे लिए पॉडकास्ट के लिए आए हैं सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। सर जैसा मैंने इंट्रो में बताया कि आपने सर प्रॉपर्टी में एक्चुअल में पैसा कमाया, लाखों नहीं करोड़ों पैसा कमाया है। तो मतलब क्या आम व्यक्ति जो आजकल देखने वाले हैं, सारी जो पॉडकास्ट आजकल जनता देख रही है, हमें पॉडकास्ट में बिलीव बहुत करते हैं कि सामने वाला जो हमें बताएगा अच्छा ही बताएगा कुछ। तो आज आप प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाले हो ना, तो एक्चुअल में जो देख रहा है वो पैसा कमा सकता है इतना जितना आपने कमाया? सर क्यों नहीं कमा सकता? हर कोई कमा सकता है। पर इसके लिए सिंपल सी चीज़ है, कभी भी किस्मत के भरोसे मत बैठो। हो सकता है किस्मत भी आप ही के भरोसे बैठी हो। हाँ डेफिनेटली। सिंपल सी चीज़ है। और भरोसा खुद पे करो, किसी और पर भरोसा मत करो। जिस दिन आप खुद पर भरोसा करना शुरू कर दोगे, इसका मतलब मान लीजिए कि आप पैसा कमाने की दौड़ में ऑलरेडी शामिल हो चुके हो। अच्छा। और जो प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो संदीप जी मैं आपको बताऊं कि आज की डेट के अंदर यदि हम इंडिया की बात करें या बाहर भी बात करें, जितने भी बिलियनियर्स हैं उसमें से 95.78% जो बिलियनियर्स है वो प्रॉपर्टी में ही बनते हैं। अच्छा, यस। इतना बड़ा परसेंट है सर ये तो। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात पता है आपको क्या है? सबसे बड़ी बात है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी चाय की दुकान खोलनी होगी संदीप जी, तो वहां पर भी आपको चीनी चाहिएगी, उसके लिए आपको गैस चाहिएगी, उसके लिए आपको स्टूल चाहिएगी। प्रॉपर्टी में क्या चाहिए? आपके पास आपका मोबाइल है, इसके बाद न टेबल चाहिए, न दुकान चाहिए, न कुछ चाहिए। बस केवल कनेक्शन चाहिए जो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि आज की डेट में जो प्रॉपर्टी का मार्केट है वो पूरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर है। अगर आप में थोड़ी सी भी प्रतिभा है, थोड़ी सी भी आप में जज्बा है, तो आप उन लोगों को पछाड़ के काफ़ी आगे जा सकते हैं। अच्छा, जी हाँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है? कैसे ज़रूरत है? आप खुद बताइए। आपके पास एक फ़ोन है, आपने कनेक्शंस बनाए। क्योंकि आज की डेट में कहते हैं कि आप क्या क्या जानते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस किस को जानते हैं। राइट। तो सबसे पहले आपको जो अमीर लोग हैं उनकी संगत में आना है। अच्छा, नेटवर्क उनके साथ बनाना है हमें। नेटवर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर नेटवर्थ। ओके। ठीक है। आप जिनके बीच में बैठते हैं उनसे नेटवर्किंग कीजिए। कंफर्म है कि जिसके पास प्रॉपर्टी है यानी वो अमीर तो है। उनसे बात कीजिए कि अगर वो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो कुछ ऐसे लोगों को ढूंढिए जो प्रॉपर्टी वाकई में खरीदना चाहते हैं।
ठीक है। ओके। मैं काफी बार बोलता हूं कि आपके पास कोई भी चीज है, मान लीजिए पानी की बोतल है, राइट। ये पानी की बोतल अगर मैं बात करूं 10 रुपए की है, दिन में आप कितनी बोतल बेच लेंगे? 1000 का मतलब कितना हुआ सब? 10,000। 10,000 पे अगर 20% भी आप मार्जिन रखते हैं तो भी कितना हुआ? 10,000 पे 2,000 आप कमा लेंगे। जी। महीने भर में कितने कमाएंगे? 2000 इंटू 30 यानी 60,000। मैं बोलता हूं साहब, एक नॉर्मल प्रॉपर्टी भी आज हम जहां बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कम से कम भी करोड़ रुपए से नीचे कोई प्रॉपर्टी नहीं आती है। बिल्कुल। हम तो कम से कम वाली बात पकड़ते हैं कि अगर मान लीजिए एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है, आपने पूरे महीने में केवल 2 सौदे किए, यानी 2 करोड़ रुपए के, राइट। हो सकता है ये तो? हाँ, हो सकता मैं कोई भी अजीबोगरीब बातें नहीं कर रहा सर। 2 करोड़ रुपए के आपने सौदा किया, जिसके अंदर 1% ब्रोकरेज आपको सेलर दे रहा है और 1% ब्रोकरेज बायर दे रहा है। कितना हुआ? 4 लाख रुपए। ये तो एक शुरुआत है संदीप जी। आगे आगे देखिए क्या होता है। तो कहाँ लगा आपका इन्वेस्टमेंट? कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको मजा आ रहा है। बात करते करते आपने न कहीं आपकी सिटिंग की जरूरत है, जस्ट आपने कनेक्शन किया, गप्पे मारते मारते आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी, दैट्स इट। तो बेचना आना चाहिए ना। सर बेचना तो हर किसी को आना चाहिए, पानी की बोतल भी बेचनी आनी चाहिए। सर सबसे बड़ी चीज है बेचने वाले, जो सारे जगत के अंदर, आप तो ब्रह्मांड पे बातें करते रहते हैं, सबसे ब्रह्मांड में कॉमन चीज क्या है? हवा, पानी। हवा भी गुब्बारे में डाल के आदमी बेच देता है, बिल्कुल। पानी की बोतल में डाल के पानी भी बिकता है। तो बेचना तो आना ही चाहिए सर। बेचना आना चाहिए। हाँ। और जिसको नहीं बेचना तो वो नहीं कर सकता। सर वो खुद को बेच देना, जॉब वो खुद बिक जाएगा। जॉब करेगा। सर जॉब तो क्या है कि हमको नौकर बनाने का तरीका है, आज़ादी से पहले का सिलेबस है जहां पर हमको नौकर बनना सिखाया गया था कि आपके अंदर कुछ भी क्वालिटीज है, आप उस क्वालिटी को दूसरों के लिए यूज करो। यानी आप गरीब बने रहो लेकिन सामने वाला अमीर होना चाहिए। आप भी तो पहले जॉब करते थे, तो आपने बहुत अच्छा सोचा जो अपना खुद का एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। कुछ लोग होते हैं जो आज भी आज़ादी से पहले वाली सोच के अंदर जीते रहते हैं और सारी उम्र उसी दलदल में फंसे रहते हैं। मेरा मानना यह है, आप गरीब पैदा होते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मरने से पहले आप अमीर जरूर हो जाओ। अगर आप अमीर होकर नहीं मरते, इसका मतलब आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, लाइफ में कुछ नहीं किया आपने। बिल्कुल नहीं किया सर। पैसा कहते हैं भगवान नहीं है, लेकिन भगवान कसम ये भगवान से कम भी नहीं है। हल्की से हल्की चीज होती है, लेकिन भारी से भारी चीज को खरीदने की औकात रखता है पैसा। बिल्कुल सर। तो पैसे का तो सर घमंड भी होना चाहिए और मोह भी होना चाहिए। आपको सर क्या है, घमंड है, मोह है आपको? सर मुझे दोनों ही नहीं है। इनफैक्ट मेरे को न तो पैसे की लालसा है, और जो है उसको मैं अच्छे से यूज करता हूं, क्योंकि मेरे लिए बेसिकली ये नेसेसिटी नहीं है, मेरे लिए एक्चुअली ये लग्जरी है। और हर आदमी चाहता है कि जो कमाया है उसको लग्जरी के हिसाब से एक्सपेंड करे, लेकिन फालतू के खर्चे नहीं करता। खाने को लोगों के पास एप्पल नहीं है, लेकिन एप्पल का फोन चाहिए उनको। EMI का खर्चा नहीं बांधता, जो एक गले में पट्टा बांध के और आप पूरी जिंदगी उसके पीछे भागते रहते हो। तो EMI ट्रैप है सर आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, सारी दुनिया के हिसाब से ट्रैप है। और जो EMI पे पैसे लेता है वो भी जानता है कि ये ट्रैप है, और ट्रैप का मतलब यही होता है फंसना। फंसा हुआ है हर आदमी, निकल नहीं पाता। फिर निकल नहीं पाता। हाँ, EMI अच्छा हो सकता है यदि उससे आप कुछ उत्पादन करते हो, उस पैसे को लगा के आप ज्यादा जनरेट करने की ताकत रखते हो। मान लीजिए आप किसी बिजनेस में आप पैसा लगाते हो, यूल गेट ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर आपको रिटर्न मिलता है, तो EMI अच्छी है, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सभी लोग EMI पे पैसा उठाते हैं, लेकिन उसको अच्छे से यूटिलाइज करना आना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जो दिखावे के लिए, प्रिटेंड करने के लिए EMI पे पैसा उठाते हैं, चीजें उठाते हैं, वो गलत है सर। बनावट, दिखावट और सजावट, इन्हीं से तो आई है समाज में गिरावट। बिल्कुल। हाँ, मैं आपकी थोड़ी जर्नी जानना चाहूँगा, आपने शुरुआत कहाँ से करी थी इसकी? सर संदीप जी, एक्चुअली मैं बहुत इमोशनल वाली जर्नी आपको नहीं बतलाऊंगा। जो लोग नॉर्मली आते हैं अपने आप की TRP बढ़ाने के लिए, उनके लिए सबसे अच्छी चीज होती है अपने आप को इतना गरीब बना दो, इतना गरीब बना दो कि सामने वाला सुनते सुनते ही अपने आप को अमीर फील करने लगे। और फिर आप दिखाओ कि मैं इतना गरीब था और देखो आज कहां पर हूं, तो उसके अंदर लोग अपना सपना ढूंढने लगते हैं ना। ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं बहुत अच्छे घर से हूँ, खूब अच्छी विलासिता की मैंने ज़िंदगी जी है, आज भी बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। पाँव में जूते भी एलवी के पहनता हूँ, तो घड़ी भी रोलेक्स की पहनता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, और न पहले थी। बस इतना सा घमंड था कि इसके बावजूद भी खाली नहीं बैठा, किस्मत के भरोसे नहीं बैठा। बैठना भी नहीं चाहिए सर। नहीं बैठा। मुझे मालूम है कि अगर मैंने कोई चीज सोच लिया तो मुझे मेरे सपने जगाएंगे, अलार्म की मुझे जरूरत नहीं होती। जिस समय लोग सो रहे होते हैं, मैं उस समय मेरे काम पे लग चुका होता हूं। अगर प्रॉपर्टी की भी बात करूं, प्रॉपर्टी हर किसी के लिए नहीं है। सबसे पहले आपको उसकी स्टडी करनी होती है, उसके बारे में जानना होता है कि कहां पर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, फ्यूचर कहां पर है। जब तक आप उसके बारे में नहीं जानोगे, काफी लोग उसमें फेल हो जाते हैं। किसी के कहने मात्र से जब आप कोई चीज इतना बड़ा डिसीजन लेते हो, ऐसे वो भी ऐसे आदमी के कहने से जिसने खुद कभी प्रॉपर्टी नहीं ली, और वो आपको सलाह दे रहा है कि आप यहां पर प्रॉपर्टी ले लो, कैसे पॉसिबल है सर? और उसके बाद आप बोलते हो कि भगवान मेरे लिए तुमने कुछ भी नहीं किया। तो भगवान भी बेचारा सोच ही रहा होगा ना, भाई तू पहले कुछ खुद तो कर ले, फिर मेरे से उम्मीद करना। सर आप क्या प्रेफर करते हो, आप लैंड प्रेफर करते हो या फ्लैट प्रेफर करते हो? सर फ्लैट जो भी आदमी लेता है रहने के लिए अच्छे हो सकते हैं संदीप जी, राइट, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी फ्लैट अच्छे नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूब मीडिया के गुरु बने हुए हैं, उनका कहना है कि किराए का फ्लैट ले लो या फ्लैट अच्छे हैं, फ्लैट में सिक्योरिटी होती है। सर फ्लैट जो है वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, उसकी कीमत घटती है। आज जब आप फ्लैट लेते हो तो वो फ्लैट की कीमत नहीं देते हो, बल्कि उस फ्लैट के मार्केटिंग की कीमत देते हो। जो बिल्डर फ्लैट को बनाता है वो एक मार्केटिंग करता है, काफ़ी सारे प्रलोभन पैदा करता है, सेल्स टीम रखता है, जिसको बड़े बड़े कमीशन इसी बात पे दिए जाते हैं कि तुम ये फ्लैट बेचकर सामने वाले को घाटा हो नहीं हो, मेरे को फ़ायदा होना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है। आप खुद बताइए, कोई अगर फ्लैट लेता है इनिशियल स्टेज के ऊपर, फ्लैट लेने के बाद वो फर्नीचर का खर्चा भी उस पर करता है, हर महीने का मेंटेनेंस भी देता है, दूसरी तरह के खर्चे बिजली वगैरह के सारी चीज़ें देता है। अच्छा, उसके बाद आपके बराबर में एक नई इमारत खड़ी होती है जिसके साथ नई सोच बढ़ती है, उसकी अलग नई मार्केटिंग एजेंसी बसती है। तो उसके बाद आप सोचिए कि आपका जो फ्लैट है वो तो पुराना हो गया है, तो गाड़ी का मॉडल है सर, पुरानी गाड़ी जाएगी, नई गाड़ी दिखेगी तो पुरानी बिकनी बंद हो जाती है। फ्लैट तो सेम कंडीशन में। अच्छा, हर चीज की लिमिटेशन है, इस साइज, इस इतने बाय इतने का रूम है, इतना बाय इतना का ये बाथरूम है, आपकी सोच के हिसाब से नहीं है, जो बना के दे दिया। सबसे बुरी बात पता है क्या संदीप जी? कागजों पे आप खरीद लेते हो, अस्तित्व में तो बाद में आता है। और आप जैसे एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं तो तकदीर दे, एक तरीके से कागज में फ्लैट की तकदीर समझ के ही खरीद लेते हो, लेकिन हर चीजें सही नहीं होती, हर चमकने वाली धातु सोना नहीं होती। बिल्कुल, डेफिनेटली। पता नहीं उस समय जब डिलीवरी के टाइम में आपको क्या मिलता है। अब मैं बात करता हूं आपके प्लॉट्स की। शानदार चीज है सर। इन्वेस्टिंग के मतलब से, इन केस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, यू मस्ट बी बाय ओपन लैंड। उसका रीजन है ना, सबसे बढ़िया, सबसे पहले आपका कोई मेंटेनेंस नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद उसका कोई रख रखाव वगैरह का कोई खर्चा तो है ही नहीं, साथ के अंदर वो चीज पुरानी नहीं होती। जिस दिन आप देखोगे हर जने की उसके ऊपर सोच काम करती है। कोई सोचता है मैं 3 मंजिल का बनाऊंगा, कोई बोलता है मैं इसको 6 मंजिल की बिल्डिंग बना दूंगा, कोई बोलता है 10 बाय 10 का कमरा बनाऊंगा, कोई बोलता है 30 बाय 30 के कमरे बनाऊंगा, बीच में होल रखूंगा। तो हर कोई अपनी अपनी सोच के हिसाब से उसकी कीमत लगाता है। ये तो सर हीरा होता है, उसकी परख पारखी को करनी होती है। तो उस समय जो जौहरी आ जाएगा वो उसकी परख करके उसको काफी हायर साइड के अंदर लेकर चला जाएगा। तो अगर इन केस आपको इन्वेस्ट करना है, हमेशा ओपन लैंड में करके छोड़ो, पैसा भी कम लगता है और गेनिंग भी, मतलब कमाई भी ज्यादा होती है। अच्छा, कमाई ज्यादा होती है। बिल्कुल होती। आप लेकर देखिए मेरे कहने से। डेफिनेटली सर, लेना तो है ही। हाँ, लेंगे सर, आपने सोच लिया तो निश्चित तौर पे होना ही है वो। सर जैसा एक प्रॉपर्टी बिजनेस में हाँ, इमोशनल चीज़ ज़्यादा होती है, जैसे इसमें कि अपना घर लेना चाहिए। आजकल रील बहुत वायरल हो रही है। हाँ, कि अपना घर नहीं लेना चाहिए। हाँ, जैसा कि आपने अभी हिंट दिया था। हाँ, कि जो सोशल मीडिया मार्केटर है जी बोल के जाते हैं कि फ्लैट ले लीजिए, हाँ, अपना घर मत लीजिए। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है अपना घर लेना। हाँ,
तो क्या ये सच्चाई है सर? सर ये थोड़ा सा बुरा तो लगेगा, लेकिन ये जो बोलते हैं ना, सबसे बड़े बेवकूफ लोग भी वही होते हैं। हो सकता है काफी सारे ऐसे लोग हैं जो वायरल हो चुके इसी रील के अंदर बनाने में कि कभी भी खुद का घर मत लो, किराए का घर लो, ये देखो इतना अमीर आदमी था, उसकी सैलरी इतनी थी, लेकिन उसने आज भी किराए का घर ले रखा है और इतना इंटरेस्ट बचा रखा है। यही होता है। मूर्ख है वो लोग जो आपको ये ज्ञान देते हैं। अगर कभी मेरे सामने 1 to 1 होंगे, आप ही करवाइएगा, तो हम लोग इस पे बहस कर सकते हैं। चलिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। आपके पास मोबाइल है, उसमें उबर ओला की ऐप भी होगी। उबर को जब आप ऑन करते हो तो एक गाड़ी आपके पास आती है, उसमें ड्राइवर भी बैठा हुआ होता है। आप उसको बोलते हो कि मुझे यहाँ जाना है, पहले से एसी चला हुआ होता है, नहीं भरी गर्मी में भी आपको अच्छा माहौल होता है। आप आराम से पीछे मोबाइल पे रील्स देखते रहो और वो आपको अपनी जगह पे ले जाता है, अपनी जगह पे पार्किंग कर देता है। बड़ा कंफर्ट है, बड़ा आराम है। इससे ज़्यादा आराम तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या आपको लगता है कि घर की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए? नहीं लगता है सर। तो फिर इसका जवाब आप खुद दे रहे हो। सर आप कमा क्यों रहे हो? घर केवल इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता, घर केवल ब्याज बचाने के लिए नहीं होता। घर का मतलब होता है इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, आपकी फ्यूचर सिक्योरिटी जुड़ी हुई होती है, उसके अंदर आपकी पूरी फैमिली के जो भाव होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। अगर आप ऐसा ही सोचते हो कि किराए का घर बेटर है, तो कपड़े भी किराए के पहनो ना सर, क्यों ब्रांडेड के अंदर अपना दिमाग लगाते हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उनकी मतलब ये टीआरपी बढ़वाने वाली जो बकवास है ना, उनसे थोड़े से ऊपर उठो तो ज्यादा बेटर है। प्रैक्टिकल सोचो यार। मतलब किसी को बेवकूफ बना के आप बोल रहे हो कि किराए का घर होना चाहिए, लेना चाहिए। आप खुद तो घर का मकान लेकर बैठे हो, या तो आपके दादा परदादा ने ले रखा है, उसमें बैठे हो और दुनिया को सलाह दे रहे हो कि कमाओ तो सही लेकिन किराए के मकान में रहो। अगर किराए के चीजों में ही रहना है तो फिर कमा क्यों रहे हो मेरे भाई? कम से कम सोचो तो बड़ा। जब तक छोटा सोचोगे तुम्हारी सोच भी छोटी रहेगी, और जिस दिन बड़ा सोचने लगोगे कमाई तो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी अपने आप से। सोचो, बड़ा सोचो। तो सोचने से ही पैसा आ जाएगा क्या सर? 200% आता है सर। सोच के देखो आप। आपका ये जो दिमाग है ना संदीप जी, ये आपका गुलाम है। रामू बोलो इसको, रामू। रामू। रामू अगर इसको आप बोलते हो 10 लाख रुपए कैसे कमाने, वो आपको 10 लाख कमाने के उपाय बताएगा। आप कभी सोच के देखो। लेकिन जिस दिन आप उससे पूछते हो 10 करोड़ रुपए कमाने के उपाय बता, वो आपको 10 करोड़ रुपए के उपाय ढूंढ के देगा। एग्जीक्यूट करना आपका काम है। आप आलसी हो, उसमें आपका दिमाग कुछ नहीं कर सकता। नॉर्मली क्या होता है, लोग प्लानिंग तो करते हैं। ये पढ़े लिखे लोग क्या है, अंगूठा छाप हो गए, बस दिन भर अंगूठे से रील करते रहेंगे। दिमाग जो है वो घुटनों में आ गया। अरे भाई, आप जो चीज पूछना चाहते हो उसका अगर जवाब मिलता है तो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। पैसा तो झकमरा के आपके पीछे पीछे आएगा सर। स्मार्ट लोगों के साथ आता है। और जहां तक बात की इमोशन के साथ, कभी भी मत जाओ। ये दिमाग, दिल और दिमाग केवल एक फिट का फर्क रखता है। लेकिन जो यहां से सोचते हैं 99% फेल हो जाते हैं, और 1% लोग हैं जो यहां से सोचते हैं, उनको 99% लोग कभी भी पकड़ ही नहीं पाते। अच्छा, जो यहाँ से सोचता है। बिल्कुल, चाहे वो इज्जत हो, चाहे पैसा हो, किसी भी एंगल से आप बात करो, वो हमेशा आगे रहते हैं। सर प्रॉपर्टी में आजकल फ्रॉड भी तो बहुत हो रहा है। मुझे प्रॉपर्टी, देखिए ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर फ्रॉड नहीं हो रहा? आपकी जिंदगी के साथ भी फ्रॉड ही हो रहा है। एक आदमी को बतलाया जाता है, उसके सेंटीमेंट से खेला जाता है, उसको डर और सपने बेचे जाते हैं, तो वो फ्रॉड ही तो है। लेकिन फ्रॉड से सावधान कौन अपने आप को करेगा? आप खुद। प्रॉब्लम कहां पर है? फ्रॉड होता नहीं है, आपके मन का विचार है। आप सस्ते के लालच में फंस जाते हो। आपको पता होता है कि इसमें प्रॉब्लम है, आपको पता है इस जगह की कीमत 100 रुपए होनी है, लेकिन मेरे को ये 50 में मिल रहा है, तो आप जानते हो इसमें कुछ ना कुछ तो कमी होगी, लेकिन बावजूद उस चीज को आप परचेज करते हो। तो फ्रॉड नहीं कहते, ये आपकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये अलग बात है कि आप उसमें बर्बाद होते हो। आप किसी के कहने मात्र से कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, जो आपका डीडीए या जो भी रेगुलेटरी है उससे रेगुलेट नहीं कर पा रही उसको। मान लीजिए सोसाइटी पट्टे की जमीन है, 30 फीट संकड़ी और बंद गलियों वाली जमीन है, जहां सीवरेज लाइन नहीं है, उस टाइप की जमीन है, जहां पे ऑलरेडी आपको पता है कि झोड़ झंझट की जमीन है। उसमें अगर उलझोगे कि साहब मैं संभाल लूंगा,
ना के बराबर पैसों में आ रही है, तो उलझना भी तय है। ज़्यादा चलिए, मैं आपको, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, मैंने आपका पॉडकास्ट सुना है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ज़्यादा खुश कौन है, सोने की चैन वाला कि चैन से सोने वाला? चैन से सोने वाला। तो बस चैन की नींद सोने के लिए आपको अच्छी प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। 2 रुपए ज़्यादा लग जाए, लेकिन प्रॉपर्टी ऐसी हो कि जिसके बाद में नींद अच्छी आनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं सोते सोते पैसा बन सकता है। हाँ, वो दिन दूनी रात चौगुनी आपके लिए काम करती है। आप दिन में 12 घंटे या 8 घंटे काम करते हो, लेकिन प्रॉपर्टी बिना आपकी मेहनत के दिन दूनी रात चौगुनी 365 दिन काम करती है। उसके लिए कोई संडे नहीं है, कोई दिवाली नहीं है, कोई ईद नहीं है, कोई होली नहीं है, कुछ नहीं है। वो लगातार आपके लिए काम कर रही है। खरीदो और सो जाओ। खरीदो और सो जाओ अपने आप। बस एक जरूरी है, प्रॉपर्टी को होल्ड करना आना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रेडिंग के लिए नहीं होती संदीप जी। प्रॉपर्टी के भी रेट्स डाउन आते हैं, जैसे जैसे आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हो यहाँ पे, लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो एकदम से नीचे आता है स्पाइक। अरे कैसी बातें ऐसा करते तो हो कुछ आप, प्रॉपर्टी में बात आएगा ही कर रहे नहीं। हो शेयर्स की। शेयर्स होता है पेपर स्टेट, और ये होती है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट फ्लक्चुएट कर सकती है, लेकिन एक टाइम के बाद यह शाश्वत सत्य है कि एक ना एक दिन प्रॉपर्टी और इंसान का ऊपर जाना तय है। उसको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता, ऊपर जाएगी। अगर अच्छी प्रॉपर्टी है, इट मीन्स कि उसको ऊपर जाना तय है। ये मुझे मत पूछिए, ये आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, दादाजी हैं, नाना जी हैं, उन लोगों को पूछिए कि 30 साल पहले यदि वो दिल्ली में उनका रहते थे, अगर उन्होंने दिल्ली की जगह 30 साल पहले गुड़गांव या नोएडा में जगह ले ली होती, तो आज वो अपनी बिजनेस से जितना कमा रहे हैं उससे कितना ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट कमा चुके होते। वो आपको मेरे से ज्यादा परफेक्शन के साथ जवाब देंगे। और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं आपके, सारे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। कमेंट जरूर करिए आप, कमेंट। वो ये अपने घर वालों से पूछ सकते हैं, अपने पिताजी से, दादाजी से पूछ के पता कर सकते हैं कि 30 साल पहले गुड़गांव और नोएडा की रेटें क्या थी और आज क्या हो गई, कितना परसेंटेज के अंदर उसकी ग्रोथ हुई। नहीं, हम सुनते हैं, कहते हैं कि जंगल पड़ा था पहले, तो जंगल में मंगल हो गया संदीप जी। ये बात तो सर है। आपने अच्छा एग्जांपल दिया कि प्रॉपर्टी हो या फिर इंसान, ऊपर तो जाना ही है। बिल्कुल जाना था, ऐसा मेरा फेवरेट डायलॉग है ये सर। अच्छा डायलॉग है, बड़ा अच्छा लगा डायलॉग। हाँ। सर कोई ऐसी मिस्टेक्स बताइए आप जो जनरली इंसान प्रॉपर्टी लेते वक्त या इन्वेस्ट करते वक्त करता है। सर प्रॉपर्टी लेते वक्त और इन्वेस्ट करते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है कि आप जिस समय प्रॉपर्टी आपको पसंद आ जाती है, उसके बाद देखता हूं, बताता हूं, छोड़ सोच के चले जाते हो। जिस समय आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आती है, उसके बाद आप देखता हूं, सोचता हूं, समझ के चले जाते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, क्योंकि उसके बाद एक शब्द है काश, वो आपको हर जगह लगाना पड़ता है। काश 10 साल पहले ये प्रॉपर्टी मैंने ले ली होती, तो आज यहां पर खड़े होकर सेल्फी खिंचवाने की बजाय मैं उस घर का मालिक होता। तो पहली गलती तो ये है, कोई भी यदि आपको प्रॉपर्टी अच्छी लगती है, समझ बूझ के अच्छी प्रॉपर्टी, उसको किसी भी हाल में छोड़ो मत। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, प्रॉपर्टी एक ना एक दिन अच्छा खासा ऊपर लेगी। वो रुक के जा सकती है, 2-4 साल रुक सकती है, लेकिन बाद में ऊपर जरूर जाएगी। सेकंड चीज है, लोग नॉर्मली इमोशन ड्रिवन होते हैं। वो किसी के कहने से प्रॉपर्टी लेते हैं, खुद का दिमाग नहीं लगाते। मेरे चाचा जी ने बोला है, मेरे घरवाली ने बोला है, घरवाली को मत बात नहीं करते, हो सकता है वो तो डर बोल रहा हो, लेकिन मामा जी के बेटे ने बोला है या मिलने वाले ने बोला है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लो, या मेरे बराबर में दोस्त यहीं पर रहता है। अरे भाई, रहने के लिए बेटर है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। कहीं कोई बोलते हैं मंदिर पास में है, भाई इन्वेस्टमेंट के लिए जब तुम प्रॉपर्टी ले रहे हो, तुमको यहाँ रहना है नहीं, तुमको एक टाइम के बाद यहाँ से निकलना है, तो मंदिर में कौन पूजा करेगा, कौन अर्चना करेगा? तो मेरे हिसाब से जो डेवलपिंग एरिया होती है, प्रॉपर्टी हमेशा वहां लेनी चाहिए। अच्छा, ठीक है ना? क्योंकि कुछ समय बाद में जो डेवलप्ड एरिया है, जहां पर काफी सारा प्रॉफिट कमाकर लोग निकल रहे होते हैं, वो अभी अपना पैसा नई डेवलपिंग एरिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और जब नई कोई जगह डेवलप होती है, तो नई सोच के साथ डेवलप होती है। वहाँ की रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब चौड़े चौड़े होते हैं, पार्क, फैसिलिटीज, नई स्कूल्स वगैरह, हर चीज़ें नई प्लानिंग के साथ आती है। तो 2 हो गई। तीसरी चीज़, जब भी आप प्रॉपर्टी ले,
उसके आस में इसमें काफ़ी बड़ा कमर्शियल स्पेस जरूर 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 होना चाहिए। अच्छा। क्यों? क्योंकि हर किसी को रोजगार चाहिए। आप मान लीजिए आपने रेजिडेंशियल प्लॉट कहीं ले लिया और उसके 5 किलोमीटर तक कोई कमर्शियल ही नहीं है, तो आदमी जो दिनचर्या का सामान है कहाँ से खरीदेगा? रात को रिलैक्स करने के लिए रेस्टोरेंट या रिक्रिएशन सेंटर कहाँ जाएगा? ठीक है ना? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर कमर्शियल स्पेस जब तक नहीं होगा, प्रॉपर्टी ग्रोथ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कल को आपने अपना मकान कहीं पे बनाया, आप चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, खाना खिलाने के लिए अपने गेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपने घर बुलाएंगे, तो कितने आएंगे? 2, 4, 10, 20, 50? वो बातें क्या करेंगे? आपके घर की बातें करेंगे, आपके साथ गपशप मारेंगे, खत्म हो गया। कमर्शियल स्पेस पे वो फ्री कुछ भी नहीं पिलाता, वो कॉफ़ी के पैसे लेगा, 3 गुने पैसे लेगा वहाँ, लेकिन लोग आएंगे, फुटफॉल आएगा, फुटफॉल होएगा तो बातें होंगी तो उस प्रॉपर्टी की जगह थी, यार मैं पिछले 6 महीने पहले आया था तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था, आज देखो क्या हो गया। और वहीं से प्रॉपर्टी की ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन बनना होता है उसको। मान लीजिए आपके कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए, चौड़ी चौड़ी रोडें होनी चाहिए, ओपन स्पेस होना चाहिए, बड़ी पार्किंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। ओके। और चौथी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले जिसको कहते हैं 3L, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। 3 ठीक है। ओके। और लोकेशन को समझने के लिए सबसे पहले उस शहर का मास्टर प्लान को आपको समझना ही होगा। मास्टर प्लान क्या होता है साहब? अगर आप कोई मकान बनाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले वो मकान कहाँ बनता है? आपके दिमाग में, उसके बाद नक्शे पे, और उसके बाद उसके नक्शे के हिसाब से कारीगर काम करता है। ठीक उसी तरीके से यदि कोई शहर बनता है तो सबसे पहले उसका मास्टर प्लान बनता है कि आगे सेक्टर रोड्स कहाँ आएंगी, पर्टिकुलर रिंग रोड कहाँ से निकलेगी, मेट्रो कहाँ आएगी, या दूसरी जो भी चीज़ें, एयरपोर्ट या जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो जो भी शहर विकसित होता है, डेवलप होता है, उससे पहले उसकी प्लानिंग तैयार होती है। जिस दिन आप सिटी के मास्टर प्लान को अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद अगर जो बायलॉज हैं कि कंस्ट्रक्शन की हाइट कितनी होनी चाहिए, कितना आगे पीछे छोड़ना चाहिए, सेटबैक्स वगैरह, उनको समझ लेते हैं, उसके बाद मैं कहता हूं कि प्रॉपर्टी से बढ़िया बिजनेस कोई नहीं है। इससे ज़्यादा ग्रोथ आपको कोई भी चीज़ दूसरी दे ही नहीं सकती। ओके सर, आजकल इन्वेस्टर, जो इंडियन इन्वेस्टर है ना, वो दुबई ज़्यादा जा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए कि दुबई में पैसा है, दुबई में पैसा है, रेंटल इनकम ज़्यादा है वहाँ पे, इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब वॉर की सिचुएशन आई वहाँ पे, जब मार्केट डाउन हो गई वहाँ पे, तो क्या अभी आप जो भी इन्वेस्टर हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? क्या एक्चुअल में दुबई में इन्वेस्ट करना चाहिए इस टाइम या नहीं करना चाहिए? सर सारी जो खेल है ना वो मार्केटिंग का है, एडवर्टीजमेंट का है, समझ गए? वो दुबई में बैठा हुआ आदमी एडवर्टीजमेंट करने आपके इंडिया में आता है, उसको सपने दिखाता है। कुछ मैंने भी रीलें देखी है जिसके अंदर बड़ी बड़ी गाड़ी लेके वो घूमता है, लेकिन आपको बता दूं वहाँ पे मर्सिडीज, लेम्बोर्गिनी वगैरह जितनी भी गाड़ियाँ हैं, पोर्शे या उससे बड़ी रोल्स रॉयल्स, ये सारी गाड़ियाँ किराए पर मिलती है। टैक्सी में चलती है वहाँ ठीक पे। है, टैक्सी में तो चलती है। आप उसको 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए किराए पे कर सकते हैं। और कई इन्फ्लुएंसर तो ऐसे हैं जो किराए की गाड़ी को खुद की बता के अपने आप को शहंशाह साबित करने में लगे हुए हैं। ठीक है। और अगर वाकई में दुबई ने इतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न दिया है, ठीक है, अब बात करते हैं, आपने जैसा मेरे को पूछा कि किराए की प्रॉपर्टी, किराए की आमदनी। देखिए, प्रॉपर्टी जो आप लेते हो उसको किराए के लिए मेरे हिसाब से कभी भी नहीं लेना चाहिए। अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो जो मैक्सिमम उसकी यील्ड है, यानी किराया जो होता रेंटल है, यील्ड जो होती है, रेंटल यील्ड है, वो करीब 4 to 5% ही रेजिडेंशियल के अंदर जाती है। इससे ऊपर अगर कोई यील्ड आती है, इसका मतलब आप बड़े भाग्यवान हैं, बहुत खुशकिस्मत है। ठीक है। तो अगर आप 4-5% के लिए किराए के लिए प्रॉपर्टी कोई परचेज कर रहे हैं तो इट वुड बी बेटर कि यू शुड गो फॉर एफडी, जहां पर कम से कम सेटिस्फेक्शन है, विदाउट किसी रिस्क के यू आर गेनिंग। यस, ठीक है। जबकि आप यहाँ पर आज क्या होता है, पहले उससे पैसा ले रहे हो, कब वो छोड़कर चला जाता है, उसके बाद अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के चला जाता है, पीछे लफड़े झफड़े, कोई खाली नहीं करता। या फिर यूं करूं
कि आज खाली कर गया, अगले 4 महीने तक फ्लैट लगता नहीं है, और कुछ ना कुछ जितना वो जब जाएगा उसका कलर वगैरह कोई ना कोई चीज़ खराब करके जाएगा, तो क्यों देना किसी को किराए पर? रहने के लिए फ्लैट अच्छा हो सकता है, किराए के लिए देने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं फ्लैट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोलूँगा। अब बात करते हैं हम दुबई के, वापस आपके ऊपर आ जाते हैं। ये दूर के ढोल जो होते हैं ना, वो सुहावने लगते हैं। बिल्कुल। आपके इंडिया में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है ना संदीप जी, उतनी शायद दुबई में कहीं भी नहीं है, क्योंकि आज भी इंडिया जियोग्राफिकली ज़मीन पे बढ़ रहा है और दुबई जो है वो आकाश की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, एक घर का मकान, घर की छत, घर की प्राइवेसी, ये जो चीज़ें हैं वो जितना आपको सुकून देता है उतना फ्लैट एक बार तो आपको ठीक लगता है, बाकी कुल मिलाकर वो आपको बांध के रख देता है। लोग कहते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से फ्लैट अच्छा होता है, आपका बंगला क्यों अच्छा नहीं होता? फ़र्क केवल इतना है, फ्लैट के अंदर आपने एक गेट रखा है, जो नेसेसिटी थी वही आपके लिए बेस्ट बन गया, जबकि मकान जब आप लेते हो आप 6 गेट निकाल देते हो। एंट्रेंस के एक से नौकर आएगा, एक से मालिक आएगा, एक से मेहमान आएगा। सर अगर सिक्योरिटी की चिंता है तो खुद का जो मकान बंगला लेते हो उसमें एक ही गेट रख लो, फिर देखो कितनी सिक्योरिटी है। जो वहाँ पर आप मेंटेनेंस हर महीने का दे रहे हो उसमें आप एक वॉचमैन रख लो, 4 कैमरे हैं वो स्पेशली आपके ही लिए लगा लो, एक अच्छा डॉग रख लो, उसके बाद सिक्योरिटी की क्या कमी है? न कोई पार्किंग का झंझट कि हर पार्किंग के इतने पैसे देने, न कोई छत की तकलीफ, न ये दिक्कत कि हम जो टीवी चला रहे हैं बराबर वाला मुफ्त में कान लगा के उस टीवी को सुन रहा है। तो मेरे हिसाब से पहली चीज़ तो ये है कि फ्लैट तो सबसे बेकार चीज़ है, रहने के लिए ठीक हो सकती है, रहने के अलावा मेरे लिए मतलब की चीज़ नहीं है। और किराए के लिए तो मूर्ख लोगों का काम है जो किराए पर मकान चलाने के लिए और फ्लैट लेते हैं। ये तो अभी जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, कुछ तथाकथित ज्ञानी लोग जो हैं वो बोलते हैं कि किराए का मकान ज़्यादा अच्छा होता है। वही उनको ज्ञान दे देंगे कि किराए का मकान इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उसको बहुत सस्ते के अंदर, ब्याज से भी कम के अंदर, जो आपका ब्याज हम लोग अमूमन मानते हैं 10 से 12% का, उससे कम के अंदर आपको किराए का मकान मिल जाता है। तो वही साबित कर देंगे। इसके लिए उनकी रील दिखाओ उनको कि किराए का मकान लेने के लिए हो सकता है, लेकिन मकान लेकर और किराए पर देना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी समझ वाली चीज़ नहीं है। सर फ्लैट कितना % इनकम देता है, मतलब ईयरली अगर बात करें पर एनम, और प्रॉपर्टी कितना देता है? सो देखो, फ्लैट अगर आप बात करते हो, अगर परचेज की बात करते हो तो मेरे हिसाब से कोई रिटर्न नहीं देता। आप इसके लिए ज़्यादा बेटर है कि आप भी हो समझदार हैं, आपकी जो जनता देख रही है वो भी समझदार है। आज से 30 साल पहले किसी ने एक फ्लैट लिया और वही 30 साल पहले किसी ने 1000 गज का उतनी ही कीमत के अंदर प्लॉट लिया। ठीक है, अब उन दोनों की कीमत पकड़ के देख लीजिए आप कि 1000 रुपये का जो 1000 गज का जो आपने प्लॉट लिया था, जो एक डेवलपिंग एरिया के अंदर था, उसकी कीमत कितनी हो गई। और रहने के लिए आप डेवलपिंग एरिया में जाओगे नहीं, वो तो आप डेवलप्ड एरिया में लोगे, तो ऑलरेडी वहाँ पर महंगे भाव में किसी ने फ्लैट लिया होगा, उसकी कीमत आज कितनी रह गई। तो अगर मुझे जो लगता है, किसी ने अगर 1000 रुपये का जमीन ली थी तो वो आज 30 साल में कम से कम 30 गुना हो चुकी, 30,000 की हो चुकी। और किसी ने अगर 1000 रुपये का फ्लैट लिया था तो जितना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 2500 रुपये का भी नहीं हुआ, और हो सकता है वो 1000 रुपये का ही रह गया। अच्छा, ये है। और आप इसको आजमाइए ना, प्रैक्टिकल समझ के देखिए, मेरे कहने से नहीं, क्योंकि वो बिल्डिंग पुरानी हो गई, कोई उसमें रहना नहीं चाहता, और जो ज़मीन है उसमें आज सबके नज़दीक आ गई, हर कोई उसके अंदर चाहता है कि मैं इस लोकेशन के अंदर ज़मीन ले लूँ, मुंह मांगे रेटों में देने को तैयार है। सर फ्लैट्स के रेट डाउन होते हैं? फ्लैट्स के रेट डाउन हो जाते हैं? सर अक्सर मैंने तो यही देखा है कि फ्लैटों के रेट्स कम होते हैं। आप किसी भी बिल्डिंग में रह रहे हो, आपने 15 साल पहले अगर कोई फ्लैट खरीदा है, आज की डेट के अंदर उसमें कितना इजाफा हुआ। डाउन का मतलब ये नहीं होता कि आपने 1000 की चीज़ खरीदी और वो 900 हो गई। आपका डाउन का मतलब ये भी होता है कि अगर आप 1 रुपये सैकड़े से 1000 रुपये के साल के 1200 रुपये कमा रहे हो, 10 साल के 12,000 रुपये कमाए, तो 10,000 रुपये प्लस 12,000 यानी 22,000 रुपये होने चाहिए, और आज भी वो प्रॉपर्टी आपके पास में
केवल 12,000 में ही है, तो भी मैं उसको घाटा ही मानता हूँ, कम ही मानता हूँ उसको। जब बढ़ ही नहीं रहा हो तो बिल्कुल भी, तो प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, प्लॉट्स, ओपन लैंड। हाँ, ओपन लैंड, ओके। और ओपन लैंड भी मतलब ज्यादा एरिया ही खरीदने से ही प्रॉपर्टी में, अरे नहीं 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 या नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना छोटे छोटे प्लॉट्स के अंदर डिवाइड करके आप किसी चीज को खरीदोगे, उतना ही ज्यादा आप अर्न कराओगे, कमाओगे। अच्छा, जितनी छोटी चीजें होती है वो आपको ज्यादा कमाई देती है। अगर एक कोई आदमी टैक्सी खरीदता है और एक आदमी फ्लाइट खरीदता है, तो आप देखिए टैक्सियां आज भी घाटे में नहीं चलती इंडिया में। वो 2-2 रुपए सैकड़े का ब्याज देके एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी को फिर भी कमाती है। और एरोप्लेन्स जो हैं, एविएशन सेक्टर है, आज पूरी तरीके से करीब करीब घाटे में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लग्जरी दिखती है, हाथी के दांत दिखाने के हैं। वो एक ब्रांड तो जरूर है, वो ब्रांड बन गया, लेकिन बाकी अगर आप बात बोलोगे, उनके अंदरूनी खर्चे इतने ज्यादा हैं कि वो ये नहीं है कि बहुत बड़ी उस अनुपात में कमा रही है। मान लीजिए एक टैक्सी ड्राइवर है, अगर वो 1 रुपया सैकड़ा से कमा रहा है 12% से, तो आप एविएशन जो डिपार्टमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा 6-7% से ही कमा रहा होगा। तो उनको तो FD गूगल कर पे देनी सर्च करो, चाहिए। मुझे मत कीजिए सर। अगर 6-7 ही कमा रहे तो उनको तो FD कर देनी चाहिए फिर तो। नहीं नहीं, उसके अंदर मार्केट वैल्यू बढ़ती है ना, वैल्यूएशन बढ़ती है, बुक वैल्यू बढ़ती है, उसके ऊपर वो मल्टीपल एक्सेस के अंदर, एक्स के अंदर आप लोन ले सकते ले हैं सकते हैं, और काफी उस कम लोन से रेट के ऊपर, दूसरे कुछ और बिजनेस बिजनेस को और खोल एक्सपांड सकते कर हैं। सकते हैं। यस, ये भी तो हो सकता है सर कि एविएशन का जो बिजनेस है वो बस लॉस के लिए ही खोला हो, लॉस दिखाने के लिए, जो उससे प्रॉफिट गेन हो रहा है वो कहीं और संदीप जी, लगा मुझे दे। फ्लाइट के अंदर उड़ना अच्छा लगता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं लगता, तो इसका जवाब तो इंडिगो हो या यही लोग ज्यादा बेटर तरीके से दे पाएंगे। अच्छा, तो छोटे छोटे प्लॉट। हाँ, उसका रीजन है ना, एक बड़ा प्लॉट अगर होता है, अगर आपको बेचना हो तो वहां पे लिमिटेशंस आ जाती है। पहली बात, इतना बड़ा बायर शायद मिले या नहीं मिले, उसकी कुछ चॉइसेस होती है, मुझे साउथ का लेना है, ईस्ट का लेना है, आजकल वेस्ट का वास्तु चल लेना रहा है, है। उसके बाद 40 फीट की रोड पे लेना है, 80 फीट की रोड पे लेना है, ठीक है ना। लेकिन जो, तो वहां पर हो सकता है वो लिमिटेशन के चक्कर में फ्लैट नहीं बिके, ये हो सकता है वहां पर लिमिटेशन के चक्कर में वो प्लॉट नहीं बिके। लेकिन मान लीजिए उस 10,000 गज के प्लॉट की बजाय आपने 500-500 गज के 20 प्लॉट लिए होते, ये नहीं बिकेगा तो दूसरा बिक जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा देख ले, तीसरा नहीं तो पांचवा दिख ले। जितनी आपकी जरूरत है उतने का आप बेचो, और जरूरी नहीं है कि बाकी के लिए आप पूरी प्रॉपर्टी बेच दो। और एक ही जगह में नहीं लेना, 500-500 गज आप आप सिटी में एक कहीं भी ले सकते हैं। लोकेलिटी में ले लीजिए, अलग अलग जगह पे ले लीजिए। शेयर्स में भी आप लेते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि आपने टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एसडीएफसी हो गया या हेवल्स हो गया, आप मल्टीपल चीजों में करते हैं ना। यू शुड नॉट पार्क योर ऑल एग्स इन अ वन बास्केट। कभी भी अपने सारे अंडों को एक बास्केट में मत रखिए, ठीक है ना। अलग अलग जगह इन्वेस्ट कीजिए। आपके पास इन्वेस्टमेंट के कुछ हद तक गोल्ड भी होना चाहिए, शेयर्स भी हो, एफडी भी हो, लेकिन मेजर जो पार्ट है वो प्रॉपर्टी का होना चाहिए। सर जैसे आप इन्वेस्टर हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको इन्वेस्ट करना है, आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, आपको एफडी में करना है, आपको बॉन्ड्स में करना है, आपको सिल्वर एंड गोल्ड में करना है, तो आप सबसे पहले किस में वो करोगे इन्वेस्ट? आप मेरी प्रायोरिटी के लिए पूछ रहे हैं? हाँ जी। संदीप जी, कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले मेरी 4 प्रायोरिटी होती है। मैं उसको देखने के बाद ही किसी चीज में इन्वेस्ट करने की सोचता हूँ। वो 4 प्रायोरिटी है, वो चारों प्रायोरिटी पी से स्टार्ट होती है, ठीक है। पी से फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी। यानी प्रॉपर्टी के अलावा मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मैं क्या बताऊं। अब लेकिन मैं आपको इसको ब्रीफ कर देता हूं। सर आपने शेयर्स की बात बोली, नाम से पता है कि वो पेपर स्टेट है। पेपर स्टेट से कहां मैं रियल एस्टेट को कंपेयर करूं। आपने धातु मेटल की बात की, सोना चांदी या कुछ भी चीज है, सर उसको तकिए के नीचे आप रख के सो नहीं सकते हो। हर समय डर सताता है, प्रॉपर्टी में डर नहीं सताता। तीसरी चीज आपने जो भी बात खोली, एफडी वगैरह, रिटर्न ही कुछ नहीं आता। वो बुढ़ी सोच के लोग, वो बुढ़ी सोच के जो लोग हैं, ओल्ड एज टाइप के, उनकी समझ के लिए अच्छी है। जो भागता हुआ आदमी है, जिसमें जज्बा है, जुनून है, उसके लिए प्रॉपर्टी बेस्ट है। तो हमेशा अगर इन्वेस्टमेंट में बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो हमेशा अकॉर्डिंग टू मी प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन वो फ्लैट में नहीं होना चाहिए, बल्कि ओपन प्लॉट के अंदर होना चाहिए।
सर एक रैपिड फायर टाइप क्वेश्चन है सर एक। सर जैसे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हो, तो मैं एक आपसे एक रैपिड फायर राउंड आजकल चल रहा है सर, मैं भी करना चाहता था इस मजा टाइप से। आएगा। प्रॉपर्टी या एफडी सर? एफडी बिल्कुल भी नहीं, प्रॉपर्टी। ओके। प्रॉपर्टी में लैंड्स या फ्लैट? 200% लैंड, ओपन लैंड। ओपन लैंड। हाँ, ओके। अगर आप कमाना चाहते हो तो ओपन लैंड में इन्वेस्ट करो, और अगर खोना चाहते हो तो फ्लैट में इन्वेस्ट करो। मैं केवल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट? 200% प्रॉपर्टी, बिकॉज शेयर मार्केट है वो पेपर स्टेट है, और प्रॉपर्टी जो है वो ही रियल एस्टेट है। ओके। प्रॉपर्टी या गोल्ड? सर गोल्ड को तकिए के नीचे रख के सोने में नींद नहीं आती, चोरी होने का डर होता है, सिक्योरिटी की कमी होती है, और इमोशंस ड्रिवन होती है। प्रॉपर्टी जिसको खरीद के दुनिया को दिखाया भी जाता है, और बड़े अच्छे से नींद आती है, और जितनी तेजी से ग्रोथ प्रॉपर्टी देती है उतना न तो शेयर देता है, न सोना देता है, न एफडी देता है, और न कोई दूसरी दुनिया की कोई चीज देती है। ओके। प्रॉपर्टी या बॉन्ड्स? सर आप बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे हो। सर आप 10 सवाल पूछोगे, 10 का एक ही जवाब है, प्रॉपर्टी 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 प्रॉपर्टी। खत्म हुए सर आपके क्वेश्चन। हमेशा अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो प्रॉपर्टी से बेस्ट कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि इस अर्थ पर सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ही अर्थ है। सर जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाता है या इन्वेस्ट करने के लिए जाता है, तो मैं आपसे सलाह लेना चाहूँगा, हमारी ऑडियंस के लिए भी। प्लीज बतलाएं। क्या ब्रोकर से ही प्लॉट लेना चाहिए या फिर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, या खुद जाके ढूंढनी चाहिए, या फिर? सर अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि आपको ब्रोकर के थ्रू ही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। उसका रीज़न काफ़ी सारे हैं। सबसे पहले, आप अपने बिजनेस में मास्टर हो, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत सारी नॉलेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है। चूंकि एक ब्रोकर बेचारा जो है वो आपसे कुछ परसेंट लेता है, लेकिन उसके बदले में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ का एक बंडल बना के आपके पास में सिलेक्शन के लिए रख देता है, जिसमें से आप कोई भी चीज़ को कलेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ है, अगर अच्छा ब्रोकर है वो आपके लिए सामने वाले से लड़ाई करता है। अगर आप विक्रेता हो यानी सेलर हो तो बायर से लड़ता है, और अगर आप बायर हो तो सेलर से लड़ता है। इसके अलावा वो आपको पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है। बेचारा आपसे लेता क्या है सर, खाली 1% लेता है, जिसके अंदर आपकी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, या मैं कहूँ 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को सुरक्षित बना देता है। सारी उसकी ड्यू डिलीजेंस चेक करता है, आपको जगह पर जाकर अपनी गाड़ी में बिठा के दिखा कर लेकर आता है, आपके लिए तपती धूप के अंदर जब आप अपने घर से निकलने की नहीं सोच रहे होते हो, प्रॉपर्टी ब्रोकर जो है वो बेचारा आपको बुलाकर आपके साथ पूरी तरीके से घूमता है। कमाता क्या है बेचारा, जस्ट 1%। 1% बचाने के चक्कर में आप अपना 100% क्यों बर्बाद करना चाहते हो? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट के चक्कर में पड़ोगे तो उस तरीके से आप खुलकर उससे कम भी नहीं करा पाओगे जितनी ब्रोकर के थ्रू आप करा सकते हो। अच्छा, ठीक है ना? डिस्काउंट मिल सकता है ब्रोकर के थ्रू? डिस्काउंट अलग चीज हो गई। डिस्काउंट पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको अच्छी प्रॉपर्टी पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव होगा, आपका कोई रिश्तेदार होगा, उससे जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो वो क्या है, व्यवहार के चक्कर में लास्ट में हार होती है। और ब्रोकर के थ्रू जब आप काम करते हो तो व्यापार के चक्कर में आखिरी में बेड़ा पार होता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप ब्रोकर को साइड में धीरे से बोल सकते हो, भैया इससे इतना रुपए और कम करा ले। लेकिन पढ़ो, आपके जो रिलेटिव है उसको नहीं बोलोगे भैया इतना कम कर दो, उससे पहले सोचते हो पता नहीं उसको कैसा लगेगा। तो मेरे हिसाब से 200% अगर अच्छा ब्रोकर है तो आप व्यवहार की बजाय व्यापार के माध्यम से चलिए और ब्रोकर के थ्रू ही प्रॉपर्टी लीजिए। ओके सर, किसी को मिलियनियर बिलियनियर बनना है, हाँ बिजनेस के थ्रू, हाँ। तो आप कौन सा बिजनेस सजेस्ट करना चाहोगे? अरे सर, मिलेनियर की तो मैं बात ही नहीं करता। मिलेनियर तो आजकल क्या है, हर कोई मिलेनियर ही है। हम तो बिलेनियर की बात करते हैं सर। बिलेनियर अगर आपको बनना है, इसका मतलब प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 95.78% जो बिलेनियर है वर्ल्ड के, वो खाली प्रॉपर्टी के अंदर ही बने हुए हैं। किसी की फैक्ट्री चली नहीं चली, इंडस्ट्री चली नहीं चली, लेकिन उसके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी रह गई, आज वो रातों रात खरबपति बन गया। तो बिलेनियर अगर आपको बनना है तो प्रॉपर्टी इज द बेस्ट वे। तो आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी क्या है, सोई सोई ही आपको खड़ा कर देती है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है
तो पैसा, इज्जत, शोहरत, सब कुछ अपने आप आपके पास चल कर आएगी। सर कोई फार्मिंग करने के लिए वो लेता है लैंड, हाँ, और कोई लेता है मतलब इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कुछ बना देंगे उस पर, रेजिडेंशियल क्रिएट कर देंगे लोगों के लिए, जैसे फ्लैट्स बना लेंगे। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? आपके हिसाब से फार्मिंग की जगह बेटर है, कृषि भूमि बेटर, एग्रीकल्चरल जमीन बेटर है, या आपका रेजिडेंशियल प्लॉट बेटर है? यूँ पूछो आप। प्लॉट, ठीक है। रेजिडेंशियल एग्रीकल्चरल लैंड बेटर है या रेजिडेंशियल लैंड बेटर, मतलब Okay. प्लॉट बेटर है? ओके सर, आपके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरल लैंड बेटर है या रेसिडेंशियल प्लॉट्स? संदीप जी, ऐसा है कि डिपेंड करता है। अगर सामने वाले को खेती करनी है तो वो रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर तो खेती नहीं कर सकता। इन दैट केस उसके लिए एग्रीकल्चरल जो लैंड है वही बेटर है। लेकिन जो आज की डेट के अंदर जो नॉर्मली होता है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा कमाना, ठीक है, तो उसके लिए मेरे हिसाब से आपका जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वही बेटर है, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल यानी फार्मिंग वाली लैंड है उसके अंदर सबसे पहले तो सीड साझे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि परिवार के काफ़ी सारे सदस्य हैं, 4 एग्री हो गए, 2 एग्री नहीं हुए, वहाँ पे प्रॉब्लम कई बार आ जाती है। उसकी जो सीमा है कि तारबंदी कहाँ तक हुई है, उसमें कई बार पड़ोसियों का विवाद आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड है उसके अंदर, अगर मैं चूंकि राजस्थान से हूँ तो हमारे वहाँ पर मैक्सिमम आप 5% ही उसके ऊपर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, बाकी 75% के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इलीगल की बातें मैं नहीं करता कि क्या करते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर अगर हम लोग बात करें कि रेजिडेंशियल प्लॉट, तो पहले फार्मिंग वाला यानी एग्रीकल्चरल जो लैंड होती है उसका जो आपका भू हस्तांतरण कहते हैं, लैंड कन्वर्जन कराकर ही आपका रेजिडेंशियल में आता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर एरिया में रेजिडेंशियल की क्या रेट है और एग्रीकल्चरल की क्या रेट है। एग्रीकल्चरल लैंड में से नॉर्मली केवल 45% जो या 50% है उतना ही कंस्ट्रक्शन निकल पाता है। उसी अनुपात में दोनों को करके देखिए, फिर यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ ओनली। ओके सर, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, ठीक है। मैं आपको सिचुएशन देता हूँ कि आपके पास कुछ नहीं है, एकदम आपके पास जीरो, कुछ भी नहीं, आप एकदम जीरो हो। हाँ, अब आपको करोड़पति बनना है, हाँ। तो कैसे बनोगे? संदीप जी, यहाँ 2 बातें हैं। पहली बात तो आप भगवान नहीं हो कि मुझे जीरो कर दो। किसी की आज की तारीख में हिम्मत नहीं है कि मुझे जीरो कर दे। और दूसरी बात, आप करोड़पति की बात कर रहे हो, मैं ऑलरेडी अरबपति हूं। अरबपति को कभी आपने करोड़पति बनते देखा हुआ है, वो भी प्रॉपर्टी वाले को? इम्पॉसिबल सर। मेरे लिए मेरी प्रॉपर्टी जो है ऑलरेडी काम कर रही है, तो आप मुझे करोड़पति क्या बनाओगे जो ऑलरेडी करोड़पति से ऊपर बना नहीं हुआ सर, है? एक मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ ना, सपोज आपके पास पैसे ही नहीं है बिल्कुल, हाँ। तो आप करोड़पति कैसे बनोगे? सर, मैं तकदीर के भरोसे नहीं बैठता, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। Definitely, मुझे sir. पैसा कमाना आता है। मैं जानता हूं कि मैं कूड़े में से, कचरे में से भी सोना निकाल सकता हूं। मुझे मेरे पैसे से ज्यादा मेरे दिमाग पे भरोसा है और मेरी हिम्मत पे भरोसा है। जिस दिन आपके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होगी, जिस दिन आप रिस्क टेकर हो जाओगे, उसके बाद दुनिया की कोई सी भी ताकत, वो एक शाहरुख खान का डायलॉग है कि सारी कायनात आपको मिलाने में लग जाएगी, सारी की सारी कायनात यहाँ पर मेरे ऊपर फिट होती है कि मुझे फिर से करोड़पति नहीं अरबपति बनाने के लिए लग जाएगी। अच्छा, ओके, अच्छा जवाब सर आपका, बिल्कुल, अरे कुछ क्योंकि तो वायरल हो यार। माइंडसेट आपका अच्छा है। सर मैंने आपके और भी पॉडकास्ट देखे, जब भी डेफिनेटली मैंने आपको इनवाइट भी किया। थैंक यू। आपने उसमें ना कई एक जनरल टॉपिक है उसके बारे में हर पॉडकास्ट में आपने बोला है, एक ग्रीन सिटी सेज यस, के मेरे नाम दिल से। के करीब है सर। हाँ, और उसको आप क्या, मैंने लोगों से सुना भी है, सोने की खान माना जाता है उसको, उसके बारे में थोड़ा समझिए। संदीप जी, एक्चुअली ये जो ग्रीन सिटी सेज का जो सवाल है मेरे काफ़ी दिल के करीब है। उसका कारण है कि कुछ ना कुछ आदमी को एक आधा काम ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरों का भला होता है, ठीक है ना। अगर मुझे इस यूनिवर्स ने काफ़ी कुछ दिया है तो मैं चाहता हूँ कि किसी का इससे भला हो, किसी को मैं भी देकर जाऊँ। तो ये जो पर्टिकुलर आप ग्रीन सिटी सेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर एक SEZ एक्ट लेकर आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके अंदर
इन लोगों ने सेज कहते हैं हम लोग, उसके लिए ज़मीनें एक्वायर की थी, जहाँ पर 13 गांवों को खाली कर कर हजारों हजार किसानों को बेदखल करके और ज़मीन जो एक्वायर की थी जेडीए ने अपने खुद के नाम से करवाई, क्योंकि मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद 75% जो ज़मीन है वो तो महिंद्रा लाइफ स्पेस यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा को और रिको को दे दी। रेस्ट जो 25% ज़मीन जो बची वो केवल वापस उन किसानों को दे दी। खेती की ज़मीन ली थी और उसको रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर कन्वर्ट करके दे दी, जहाँ पे ऑलरेडी रोड बिछा दी, आपके जो पार्क हैं, स्कूल्स है, सबकी बाउंड्रीज वगैरह बना दी। मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से उसको डेवलप कर दिया 8 ब्लॉक्स के अंदर। लेकिन विडंबना क्या है, जो आपके प्राइवेट कॉलोनाइजर हैं जिनके पास इसके सामने 20% भी फैसिलिटीज एमिनिटीज नहीं है, वो आज भी उस जमीन को 40 फीट या उससे ऊंची रोड के ऊपर 50,000 या उससे ज्यादा रुपए यार्ड यानी गज के अंदर बेच रहे हैं। हमारे जयपुर में 3x3 का एक यार्ड होता है, ठीक है, यानी 9 फीट का, ठीक है। जबकि वो जो किसान हैं बेचारे, उनके पास जो प्लॉट्स हैं वो प्राइवेट कॉलोनाइजर से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन फिर भी बेचारे आज 30,000 रुपये मीटर यानी केवल 25,000 रुपये गज में भी ढंग से नहीं बेच पा रहे हैं। अच्छा, उसका रीज़न है क्योंकि आज प्राइवेट कॉलोनाइजर होता है वो मार्केटिंग में, एमएलएम के अंदर, उसके बाद होर्डिंग्स विज्ञापनों के अंदर, फिर सेल्स टीम रख के बड़े बड़े कमीशन दे के बड़े बड़े लुभावनी चीज़ें दिखाकर और अपना प्रोडक्ट बेच देता है। जबकि ये बेचारे किसान, गरीब किसान जो स्कैटर्ड उनकी ज़मीनें हैं, उनके पास मार्केटिंग नहीं है, उनके पास कोई दूसरा नहीं है, कोई ढंग का एजेंट नहीं है। दैट्स वाई वो पूरी तरीके से आज एकदम रुके हुए पड़े हैं। ओके, ठीक है, ये कोई प्राइवेट कॉलोनाइजर की ज़मीन नहीं है। ये सब 13 गांवों को खाली कराने के लिए, अगर मैं बात करूं 6400 बीघा, 6400 बीघा, यदि मैं इसको डायमेंशन में बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 16 प्लस स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है। और यहाँ पर कोई 200, 400, 500, 1000 प्लॉट नहीं है सर, 14,000, 14,000 प्लस फ्यूचर रेडी मेगा टाउनशिप है ये। ओके, यहाँ पर हर चीज़ है। जो आदमी चाहता है कि मेरे भविष्य के लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ मेरे बच्चे बहुत अच्छे से एंजॉय करें, उनका फ्यूचर अच्छा होता है। आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको आबो हवा चाहिए, खुली हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अकेली राजस्थान की एकमात्र ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर 75% ओपन एरिया है। ओके, अगर किसी कॉलोनाइजर की बात करूं तो वो 45% या 40% ओपन एरिया छोड़ता है, 60 पे कंस्ट्रक्शन कर देता है, जबकि यहाँ पे 75% ओपन स्पेस है। कमर्शियल की बात करूं, राजस्थान के अंदर अगर कोई भी कॉलोनाइजर कॉलोनी बसाता है तो मैक्स टू मैक्स उसको 2 से 5% की ही जगह कमर्शियल कर सकता है। यहाँ पे इसके पास 30% प्लस का कमर्शियल स्पेस है। ओके, एक भी किसानी खेती की 13 किलोमीटर के अंदर जगह नहीं है। 100% जेडीए अप्रूव्ड है, क्योंकि इसके माँ बाप खुद जेडीए हैं। किसानों से पहले जमीन जेडीए के नाम से हुई, फिर वापस किसानों को अलॉट की। ओके, 100% लोनेबल है, लोनेबल भी नेशनलाइज बैंकों से भी लोनेबल है। फ्री होल्ड पट्टे के प्लॉट्स हैं, ठीक है। पूरी तरीके से सारी सेक्टर रोड्स के ऊपर डिवाइड हुई हुई है, मतलब हर रोड यहाँ पर पहुँचती है। जयपुर की जो बेस्ट जगह है साहब, चाहे वो स्टैचू सर्किल हो या एमआई रोड हो, बिना एक भी कट के आप यहाँ पे 15 मिनट में पहुँच सकते हो। जो जयपुर की सबसे ज़्यादा राजस्थान की बिजिएस्ट रोड है, जो इंडिया के अंदर 6th नंबर बिजिएस्ट रोड है, टोल टैक्स कलेक्शन का काम करती है, अजमेर रोड। और 26 टोल टैक्स वाली रिंग रोड, दोनों के एकदम बीच में, एकदम जयपुर की प्राइम लोकेशन के ऊपर सिचुएटेड है। इसके अलावा जो राजस्थान के जो भी जयपुर की सबसे महंगी कॉलोनियां हैं, वैशाली नगर, मानसरोवर, जहां पर लगभग 3 लाख या उससे ज्यादा की रेटें हैं, उसके सबसे नजदीक है। मतलब इतनी सारी खूबियों को समेटे हुए इसका एक ब्लॉक है, ब्लॉक ई पालड़ी परसा। वो तो साहब ऐसी जगह है जहां पे हर आधा किलोमीटर के रेडियस पे 100 फीट या उससे ज्यादा चौड़ी रोडें हैं। हर आधा किलोमीटर के रेडियस पे एक पार्क है, खुद के पुलिस स्टेशन है, एक नहीं कई पुलिस स्टेशन है, खुद के हॉस्पिटल्स हैं, खुद के फायर ब्रिगेड ऑफिस हैं, खुद के कम्युनिटी हॉल हैं, खुद के डिस्पेंसरी है, खुद का आपका पीएचईडी, आरएससीबी यानी बिजली विभाग के ऑफिसेज हैं। और हम जिन स्कूल्स की बात कर रहे हैं, जिन हम पार्क की बात कर रहे हैं, ये प्राइवेट कॉलोनाइजर की तरह 500, 1000, 1200 गज की बात नहीं कर रहे। 6-6 हजार गज के अनेक सारे, बहुत सारे पार्क हैं, 7-7 हजार गज की दुनिया भर की स्कूलें हैं।
और इन पे भी सोने पे सुहागा। सबसे बड़ी बात, जयपुर की या राजस्थान की जो सबसे ज़्यादा फेमस रेपुटेड स्कूल्स हैं, चाहे वो जेवियर्स हो, चाहे वो जेपीआईएस यानी जयश्री पेड़ीवाल स्कूल हो, चाहे वो निर्जा मोदी हो, चाहे वो एमपीएस हो, चाहे वो महारानी हो, सारी की सारी उसी एरिया के अंदर है। चाहे वो भारतीय स्किल यूनिवर्सिटी हो, चाहे मणिपाल हो, सब यहीं पर है। जो पूरे राजस्थान के सबसे बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, चाहे वो महिंद्रा हो, वो आपके आशियाना हो, वो दुबई वाला एमआर हो, या इसके अलावा जितने भी हैं, मंगलम हो, सेजस्थान हो, आपके जितने भी गोकुल कृपा हो, सब लोग यहीं के यहीं हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो विप्रो हो, इन्फोसिस हो, हेवल्स हो, जेसीबी हो, रेन्यू पावर हो, आपके डिलीवरी हो, मतलब खत्म ही नहीं होंगे। 170 ऑपरेशनल कंपनीज ऑलरेडी अपने 70,000 वर्कफोर्स के साथ वहां पर मौजूद है। अब आप बतलाइए, इतनी सारी फैसिलिटीज को समेटे हुए कोई भी जमीन आज भी 30,000 रुपए मीटर यानी खाली 25,000 रुपए गज में मिल रही है, तो ये उनके साथ अन्याय है या नहीं है? तो बस मेरा पर्पज ये। अच्छा, एक और बड़ी बात, आज राजस्थान में जितनी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं वो तो मीटर के भाव में मिलते हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल चीजें मीटर के भाव में नहीं मिलती। एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट मीटर के भाव में ही खरीदे बेचे जाते हैं। रजिस्ट्री तो होती है लेकिन खरीदे भी मीटर के भाव में जाते हैं। अब इसको क्या है, सब महिंद्रा सेज के नाम से लोग जानते हैं, उसको तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मानते हैं। आपके पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क है, लेकिन इसके बराबर की जो जमीनें हैं जो किसानों को मिली थी, उसका नाम है साहब ग्रीन सिटी सेज, जिसके पास में काफ़ी बड़ा सारा कमर्शियल भी है, उसके पास में काफ़ी बड़ा आपका इंडस्ट्रियल हब भी है, सब कुछ है, स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज़ें हैं। लेकिन इसके नाम पर प्राइवेट कॉलोनाइजर है, अपनी जो स्कीम है उसको चमकाने में रहते हैं। सोना तो पीतल के भाव में बिक रहा है और पीतल है जो सोने के भाव में बिक रहा है। तो बस आपके थ्रू मेरा एक मैसेज मैं जरूर देना चाहता हूं, आप में से जो भी देख रहे हैं, आपके लिए भी फायदा है कि जो जयपुर के 10 किलोमीटर के बाहर भी इस रेट में जेडीए अप्रूव्ड लोनेबल फ्री होल्ड पट्टे की जमीनें नहीं मिलती, वो आपको जयपुर के अंदर उससे सस्ते दामों में मिलती है। तो आपका भी भला होगा और डेफिनेटली वो किसानों का तो बेचारों का भला होगा ही होगा। ओके, अच्छा है सर, अच्छी बात है, किसानों को भी भला होना चाहिए इसमें तो सर। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। मुझे आपसे भी ज़्यादा मजा आया। पहले अरबपति हो आप मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हो। अच्छा, तो हाँ जी, भगवान करे आपके पास आगे खरबपति बैठे। कोई नहीं सर, आप ही बन जाओगे, प्रॉपर्टी है सर। नहीं, मुझे तो पता है, मुझे तो बनना ही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। और आपको पॉडकास्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक साथ में एक हाइप का बटन आया है वो जरूर दबाएं और हाइप के पॉइंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।